हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं जयप्रकाश सिंह बाबा इंग्लिश एक्सप्रेस चैनल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे और इसका स्ट्रक्चर पहले समय कम लगने के लिए हमने पहले से इसका स्ट्रक्चर लिख रखा है। आप जो है पहले इसे देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हिंदी में था, थी, थे या आ, ई, ए प्राय इसकी पहचान होती है। और इन शब्दों के अलावा आपको ये अनुभव करना है कि कोई कार्य भूतकाल में पूर्ण हुआ होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं जब कोई कार्य भूतकाल में पूर्ण हो। जब कोई कार्य भूतकाल में पूर्ण हो तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। सीधा सीधा इसे समझें। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग जब कोई कार्य भूतकाल में पूर्ण हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर। असर्टिव सेंटेंस के दो भाग, अफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्य, यानी इसमें लिखेंगे सबसे पहले डूअर यानी कि कर्ता, फिर मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म। ये एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट के लिए ये प्रयोग किया जाता है। और मुख्य क्रिया का दूसरा रूप प्लस कर्म यानी ऑब्जेक्ट और अदर्स यानी कि शेष जितना बचता है, ग्रामेटिकल पोर्शन। अदर्स में हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन होता है, बाकी इधर टेंस होता है। तो ये अफर्मेटिव का हुआ। और निगेटिव का देखते हैं, नकारात्मक वाक्य का सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट यानी कि डूअर लिखेंगे, उसके बाद डिड नॉट यानी कि सहायक क्रिया लिखेंगे, प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म। यानी ये आप देख रहे हैं कि नकारात्मक का है, डिड नॉट लिखेंगे, फिर एम बी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। यानी अफर्मेटिव में, स्वीकारात्मक में आपका मुख्य क्रिया का ये दूसरा रूप लगा था, ये नोट करना है। और निगेटिव सेंटेंस में ये आपका मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, डिड नॉट लगते ही फर्स्ट फॉर्म हो रहा है, बाकी सेम वैसे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में एस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन, जब प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य में वाक्य पहले हो तो हम सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, यानी डिड का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया एच भी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कर्ता लिखते हैं यानी डूअर लिखते हैं, डूअर। उसके बाद एम भी मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में रहती है, ये देख रहे हैं एम भी फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि मेन वर्ब का पहला रूप निगेटिव में और इंटरोगेटिव में लिखा जाएगा और अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म लिखा जाएगा। WH वर्ड से जो शुरू होते हैं प्रश्नवाचक शब्द, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये WH वर्ड्स हैं। WH वर्ड्स का मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, विच, ये सब जो आते हैं यही WH वर्ड है। तो इनका प्रयोग हम जब करते हैं प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद तुरंत सहायक क्रिया डिड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद एम भी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक भी हैं नकारात्मक भी हैं, इसमें नॉट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के बाद करते हैं। यहाँ देखते हैं नॉट का प्रयोग नकारात्मक वाक्य में हम सहायक क्रिया के बाद करते हैं, यानी नॉट का प्रयोग ये सहायक क्रिया आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सहायक क्रिया है और ये नॉट है। यानी नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया में, नकारात्मक में नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद करते हैं, और इंटरोगेटिव निगेटिव में नॉट का प्रयोग करता यानी सब्जेक्ट के बाद करते हैं। उदाहरण देख सकते हैं, वाई डिड ही नॉट बाई अ पेन, उसने एक पेन क्यों नहीं खरीदा, ये आप देख रहे हैं इसके बाद ही नॉट का प्रयोग लगा हुआ। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये मुख्य क्रिया है, ये नॉट एडवर्ब है, ही सब्जेक्ट है यानी कि प्रोनाउन है, डिड ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब, एंड वाई WH वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम दो चार इसका उदाहरण देख करके प्रैक्टिस करते हैं।
ये सबका फ्रेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ मिटा लेते हैं, इतना रूल अभी रहने देते हैं ताकि उस पर एक फ्रेमिंग किया जाएगा। और यहाँ थोड़ा देखेंगे अभी, यहाँ आप नोट में देखे हैं कि डिड के बाद नॉट, यानी सहायक क्रिया के बाद नॉट, फिर एमवी फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये एडवर्ब जो नॉट है, इस डिड नॉट सहायक क्रिया लगता है तो मुख्य क्रिया का पहला रूप। लेकिन अगर नेभर लगा हुआ है, नेभर ये भी नकारात्मक वाक्य बनाएगा, लेकिन नेभर से जो बनता है मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगता है। यानी नेभर में हम डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, बस सिर्फ नेभर से ही लिखेंगे मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म, यानी अफर्मेटिव की संरचना जैसा करेंगे उसकी संरचना, और इसका हम ध्यान रखेंगे इसमें। अब मिटाते हैं, उदाहरण देखते हैं। शीला अपनी बहन को एक सुंदर सी किताब दी, यानी पास्ट इंडेफिनिट। देख सकते हैं, शीला सब्जेक्ट, दी वर्ब, VERB, और एक सुंदर सी किताब ऑब्जेक्ट, अपनी बहन को शेष। और इस संरचना पे हम बनाएंगे। सबसे पहले हमें कर्ता लिखना है, डूअर, तो हमने लिख दिया शीला यहाँ से। फिर एमवी सेकेंड यानी देना, गिव, अब इसका सेकेंड फॉर्म गेव और गिवेन, तो हमें ये वाला लगाना है सेकेंड वाला, तो हो जाएगा शीला गेव क्या दी, एक सुंदर सी किताब, ऑब्जेक्ट लिखना है, तो शीला एक सुंदर सी किताब दी, तो गेव आ ब्यूटीफुल बुक। किसको दी? अपनी बहन को। शीला के लिए, अपनी के लिए क्या लेगा? टू हर। हम देख सकते हैं शीला का पजेसिव फॉर्म, पजेसिव फॉर्म, तो शीला gave a beautiful book to her sister। इस तरह से शीला gave to her sister a beautiful book, हम इस तरह से वाक्य को लिख सकते हैं। शीला, दो ऑब्जेक्ट हैं, आप देख सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे शीला गेव, यहाँ से शीला गेव टू हर सिस्टर a beautiful बुक। इस तरह से तो संरचना हमारा ये हो गया। अब हम इसे फिलहाल मिटा लेते हैं यहाँ पे। अभी हमारा ये अफर्मेटिव था, देख रहे हैं अफर्मेटिव। अब हम इसे बनाएंगे निगेटिव। जब निगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा? शीला अपनी बहन को एक सुंदर सी किताब नहीं दी, ये हो जाएगा हमारा शीला अपनी बहन को एक सुंदर सी किताब नहीं दी। अब ये हो गया आपका निगेटिव। तो अब ये वाला हम देते हैं, मिटा देते हैं अफर्मेटिव।
अब बनाते हैं निगेटिव, तो हो जाएगा। अब हमें लिखना शीला, उसके बाद डिड नॉट, यानी ये होगा सब्जेक्ट और प्लस ये हो गया आपका हेल्पिंग। अब तुरंत मुख्य क्रिया का पहला फॉर्म लग जाएगा गिव, एम भी फर्स्ट फॉर्म आप देख सकते हैं। यानी अभी आप हमने अफर्मेटिव बनाया तो मुख्य क्रिया का दूसरा वाला रूप लिखा था, अब हमें पहला वाला लिखना है, ये लिखना है। तो शीला डिड नॉट गिव अ ब्यूटीफुल बुक टू हर सिस्टर, इस तरह से हमारा ये निगेटिव हो गया। अब हम इसे बनाएंगे एस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये मिटाते हैं, नोट कर लीजिए। अब हम ये यहाँ देखते हैं, तो क्या यहाँ लगा देते हैं क्या, और यहाँ नहीं हटा देते, तो हो गया क्या शीला अपनी बहन को एक सुंदर सी किताब दी, तो हो गया। सबसे पहले ये देख रहे हैं, सबसे पहले जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो तो हम सहायक क्रिया लिखते हैं डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं शीला, यानी हो गया सब्जेक्ट। ये हो गया आपका सहायक क्रिया एच भी, आप रूल देख सकते हैं उसी रूल पे, डिड शीला। अब मुख्य क्रिया का पहला रूप गिव, यानी एम भी फर्स्ट फॉर्म, गिव अ ब्यूटीफुल बुक टू हर सिस्टर, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अब अगर हम क्या शीला अपनी बहन को एक सुंदर सी किताब नहीं दी, अब ये बनाए नहीं दी, तो इंटरोगेटिव निगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा डिड शीला। अब नॉट का प्रयोग हम इस शीला के बाद करेंगे, नॉट, नॉट का प्रयोग कर्ता के बाद, गिव अ ब्यूटीफुल बुक टू हर सिस्टर, देख सकते हैं। और अगर हम इंटरोगेटिव निगेटिव क्या को बीच में करें, शीला अपनी बहन को एक सुंदर सी किताब क्यों दी, इस तरह से करें तो देखते हैं सेंटेंस। तो हो जाएगा आपका, अभी WH वर्ड आपका बीच में आ गया है, तो लिखेंगे वाई, और उसके बाद सहायक क्रिया डिड, यानी WH वर्ड, फिर सहायक क्रिया वाई डिड, सब्जेक्ट शीला, वाई डिड शीला, मुख्य क्रिया का पहला रूप गिव अ ब्यूटीफुल बुक टू हर सिस्टर, देख रहे हैं। WH वर्ड आपका हो गया WH वर्ड, उसके बाद आपकी सहायक क्रिया लग गई एच भी, उसके बाद सब्जेक्ट शीला, उसके बाद आपका तुरंत मुख्य क्रिया एम भी, अब फिर वही ऑब्जेक्ट। फिर देख सकते हैं इस तरह से, अगर हम नॉट का प्रयोग इसमें करें तो वाई डिड शीला, नॉट यहाँ पे लगा दें। अगर क्यों नहीं दी करें, क्यों नहीं दी, इस तरह से, तो हमें नॉट का प्रयोग यहाँ करना पड़ेगा। वाई डिड शीला नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद, और सिर्फ नहीं दी क्यों हटा दिया गया, तो डिड नॉट के बाद लग गया। इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, यानी आपका दोनों का हुआ। अब हम इसका प्रयोग देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है और कैसे कैसे होता है। और चूंकि स्ट्रक्चर एक ही वाक्य से आप समझ गए,
और पूरा सेंटेंस समझा गया, हम लोग समझे। इसके बाद अब इसका देखते हैं प्रयोग। तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग जो है हम कई प्रकार से, अनेक प्रकार से, वेरियस तरीके से देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं जब कोई कार्य भूतकाल यानी पास्ट में पूर्ण हो। नंबर 1 आपने देखा था इसका उदाहरण, जब कोई कार्य भूतकाल में पूर्ण हो तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब कोई कार्य भूतकाल में शुरू हो तो हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग आराम से कर सकते हैं। तो देख सकते हैं उदाहरण नंबर 1, ही washed his clothes। नंबर 1, उसने अपने कपड़े धोए। या फिर दूसरा देखें, he went to market यानी सब्जेक्ट, MV सेकेंड, ऑब्जेक्ट सेम वही आप देख रहे हैं। अब ये देखते हैं इस प्रकार के सेंटेंस हमारा जो है भूतकाल में पूर्ण हुए हैं। ही वॉश्ड हिज क्लॉथेस, उसने अपने कपड़े धोए। उसने अपने कपड़े धोए या वह अपना कपड़ा धोया। इस तरह से वह अपना कपड़ा धोया। या फिर वह मार्केट गया, वह बाजार गया। ये कार्य आप देख रहे हैं कि भूतकाल में पूर्ण हुए हो। दूसरा नंबर पे, जब कोई कार्य भूतकाल में पूरा हो और उसका डिफिनिट टाइम दिया हो। तो जब कोई एक्शन पास्ट टेंस में पूरा हो, तो जब कोई कार्य भूतकाल में पूर्ण हो और उसका डिफिनिट टाइम दिया हो, यानी एक निश्चित समय, जैसे कहने का मतलब लास्ट नाइट, यस्टरडे, इस तरह से लगा हो, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह का एडवर्बियल लगा हो तो हम इसका प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखते हैं। He came last night। वह पिछली रात आया। वह पिछली रात आया, इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो ही केम लास्ट नाइट। आप देख रहे हैं ये लास्ट नाइट इसका जो है डिफिनिट टाइम है, यानी डिफिनिट टाइम पूर्ण हो तो भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। हम देख सकते हैं, अगर इसका स्टडी का देख सकते हैं, एन एक्सीडेंट टुक प्लेस यस्टरडे, यानी देख रहे हैं कि ये यस्टरडे को ये एक्सीडेंट जो घटित हुआ, एक दुर्घटना कल घटित हुई। एक दुर्घटना कल घटित हुई। इस तरह से तो इसका एक डिफिनिट टाइम है दुर्घटना घटने का। तो हम देख सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग जब कोई डिफिनिट
समय दिया हो तो भी कर सकते हैं, और डिफिनिट समय नहीं हो यानी भूतकाल में पूर्ण तो भी कर सकते हैं। जल्दी से इसे नोट करें। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग जब कोई कार्य भूतकाल में पूर्ण हो और डिफिनिट समय, कोई निश्चित समय सर्टेन टाइम भी नहीं दिया हो तो भी करेंगे, और सर्टेन टाइम दिया हो तो भी करेंगे। तीसरा देखते हैं, पास्ट हैबिट यानी भूतकाल की आदत। पास्ट हैबिट के लिए भी हम पास्ट टेंस का प्रयोग पास्ट के लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। किया जाता है। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल, ही कैरीड हिज बैग, इतना हम देखेंगे। ही कैरीड हिज बैग, या फिर हम ऐसे लिखें, ही ऑलवेज, लगाएंगे तो और सही देगा। नंबर 1, ही ऑलवेज कैरीड ही बैग। और दूसरा देखें, सी नेवर वेंट टू चर्च। या तीसरा अगर देखें, ही he always asked for he always asked for a cup of tea। अगर हम इस तरह से चाहे जो भी जितने हो, अगर हमें देखते हैं कि वह हमेशा अपनी बैग ले जाया करता था, वह हमेशा अपनी बैग ले जाया करता था, इस तरह से हम देख रहे हैं। करता था, नोटिस करेंगे, सी नेवर वेंट टू चर्च, वह कभी, नेवर का प्रयोग आपने देखा, नेवर के बाद मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म, जैसा कि मैंने पहले बताया था, वह कभी भी चर्च नहीं जाती थी। यानी चर्च का मतलब जो ईसाइयों का जो टेम्पल है, हमारी भाषा में टेम्पल कहते हैं उससे चर्च, जो ईसाइयों का जहाँ पूजा का जो घर है बनता है भगवान वाला उनके, वो चर्च यानी गिरजाघर जिसको कहते हैं, वह कभी भी चर्च नहीं जाती थी। अब जाती थी या फिर जाया करती थी, हिंदी में इस तरह से दोनों अगर हम देखेंगे तो आ सकता है। वह हमेशा एक कप चाय मांगा करता था, वह हमेशा एक कप चाय मांगता था, इस तरह से मांगता था, यानी मांगा करता था, हम कह सकते हैं। इसका प्रयोग देख रहे हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हम भूतकाल की आदत के लिए करेंगे। वैसे हम भूतकाल की आदत के लिए नोट देखेंगे। भूतकाल की आदत के लिए
पास्ट हैबिट के लिए ऐसा लिखे, अंग्रेजी तो ठीक है, पास्ट हैबिट के लिए यूज्ड टू, जो आप सोच रहे हैं इतनी देर से कि यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ तो हम पास्ट इंडेफिनिट सीधा सीधा लिख रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट का ये प्रयोग पास्ट के लिए बढ़िया है। अब अंतर देखेंगे, ही ऑलवेज कैरीड अ बैग, वह हमेशा एक बैग ले जाती थी, यानी ले जाया करता था, यानी ले जाता था, और अभी भी ले जाता है। एंड ही स्टिल कैरीड, वह अभी भी ढोता है। तो आप देख रहे हैं वह अभी भी, यानी उसका काम जारी है, इस तरह से कि वह ऑलवेज धोता था, यानी पास्ट टेंस में ही है, पास्ट टेंस में उसकी पुनरावृत्ति है। यहाँ देखेंगे पास्ट हैबिट के लिए हम यूज्ड टू का भी प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण देखते हैं, ही यूज्ड टू गो टू टेम्पल बट used to go to temple but he doesn't, यानी does not go now, अब नहीं जाता। he used to go to temple, वह अब नहीं जाता, इस तरह से हम कह सकते हैं। या फिर ये वाला, he used to walk in the morning का मतलब हुआ used to, देखें लगा हुआ है, used to walk इधर इन्फिनिटिव की संरचना करता है, लेकिन एक में प्राय लोग used to walk इन्फिनिटिव, यहाँ पे he used to walk in the morning daily का मतलब he does not walk now, यानी मीनिंग हियर, आई मीन टू से हियर द मीनिंग इज प्रेजेंट। तो इसका मीनिंग जो है प्रेजेंट है, और इसका मीनिंग पास्ट है। हियर इज द मीनिंग पास्ट, ये पास्ट मीनिंग है, और इसकी मीनिंग प्रेजेंट है। यही इसका दोनों का थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन प्रयोग दोनों का किया जा सकता है। नोट करें, जल्दी से मिटाएं, अगला देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंसेस में भी किया जाता है, उदाहरण देखेंगे। ये चौथा नंबर है, उदाहरण देखेंगे। इफ के अर्थ में ये नोट रखें, इफ आई हैड a pen I would give it to you, इस तरह से। इफ आई हैड a pen, आप देख रहे हैं MV सेकेंड फॉर्म है, यानी देखने से आपको लग रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इफ आई हैड, ये हैड ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है,
हैव और हैड इसका दो फॉर्म है। इफ़ आई हैड अ पेन, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट की संरचना आपको दिख रही है। यदि मेरे पास एक कलम होता, हिंदी देखते हैं, तो मैं आपको देता। यदि मेरे पास एक कलम होती तो मैं उसे आपको देता। या फिर दूसरा अगर देखें, ये आपको कुछ दिक्कत कर रहा होगा हम समझने में कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, कहीं एक्सिलरी तो नहीं है। तो देखते हैं, इफ ही ट्राइड टू ब्लैकमेल मी आई वुड इन्फॉर्म यू। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे वर्ब सेकेंड आप देख रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। इफ ही ट्राइड ब्लैकमेल मी आई वुड इन्फॉर्म यू, ये भी सेकेंड। तो आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे जो है, इफ आई हैड अ पेन आई वुड गिव इट टू यू, यहाँ पे मीनिंग देख रहे हैं। हियर द मीनिंग इज प्रेजेंट। यदि मेरे पास एक पेन होती तो मैं इसे आपको देता, मीनिंग प्रेजेंट है। यदि मेरे पास कलम होती तो मैं इसे आपको देता, लेकिन बट आई हैव नॉट अ पेन, बट आई हैवेंट अ पेन। आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक कलम नहीं है, यानी मीनिंग प्रेजेंट टाइम की। यहाँ पे देखते हैं, इफ ही ट्राई टू ब्लैकमेल मी आई वुड इन्फॉर्म यू। यदि उसने मुझे ब्लैकमेल किया तो मैं आपको सूचित करूंगा। इस तरह से, यदि उसने मुझे ब्लैकमेल किया तो मैं आपको सूचित करूंगा, इसका हिंदी वर्जन हुआ है। अब ये देख रहे हैं, बट आई एक्सपेक्ट he will not blackmail me। यानी यहाँ पे देख रहे हैं, if he tried to blackmail me I would inform, but I expect he will not blackmail me। the meaning is future। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग अगर इफ के अर्थ में किया जाता है कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए, तो हम इनका प्रयोग कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। और देखते हैं कि इसका जो मीनिंग प्रेजेंट टाइम का भी देता है और फ्यूचर टाइम का भी, यानी हैव वाला जो है प्रेजेंट टाइम का मीनिंग अभी दिया, ये फ्यूचर टाइम का। जहाँ तक मुझे आशा है कि ये वाला स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। जल्दी से मिटाइए, तो अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। जल्दी से इसे लिखिए, नोट करिए सारी। और कलम कापी लेकर के साथ में बैठकर अगर नोट करें तो ज़्यादा समझ में आएगा, बेटर रहेगा। अगला देखते हैं, 5वें नंबर पे देखते हैं, जब सीक्वेंस में दो कार्य एक के बाद
दूसरा तुरंत समाप्त हो जाता है, तो भी पास्ट इंडेफिनिट का हम प्रयोग करते हैं। एक के बाद दूसरा तुरंत अगर हो जाए, जैसे आप देखेंगे उदाहरण नंबर 1, ही he switched on the light before he opened the door। आप देखिए दो काम, he switched, पास्ट इंडेफिनिट इधर भी है और पास्ट इंडेफिनिट इधर भी है। ऐसा कि पढ़े हैं पास्ट इंडेफिनिट और एक पास्ट परफेक्ट में होता है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि जब दो कार्य सीक्वेंस में हो, एक के बाद दूसरा तुरंत समाप्त भी हो जाए, तो हम इस तरह से लिखेंगे ही स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही ओपेंड द डोर। यानी एक काम के बाद देख रहे हैं दूसरा काम तुरंत समाप्त हो जा रहा है, उसने लाइट स्विच ऑन किया बिफोर ओपेंड द डोर, दरवाजा खोलने से पहले, यानी दरवाजा भी खोलने का काम और लाइट तुरंत बंद हो जाती है, एक काम के बाद दूसरा। तो जरा ये ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे कि इसमें कंजंक्शन और बिफोर कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम बिफोर कंजंक्शन का ही प्रयोग करते हैं, ये बात हम ध्यान रखेंगे। और फिर देखते हैं दूसरा, देखते हैं ही switched off the light, he switched off the light before he locked the door। यहाँ भी देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ भी देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, यानी आपने देखा कि हर दशा में पास्ट इंडेफिनिट का हम प्रयोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। और एक आध उदाहरण अगर और देख लें, ही चेंज्ड हिज ड्रेस बिफोर he went to bed। तो बेड पे जाने से, बेड पे जाने यानी सोने से पहले उसने अपने कपड़े बदले, एक काम के बाद दूसरा काम देख रहे हैं तुरंत समाप्त हो रहा है। इस प्रकार से हम सीक्वेंस में अगर दो काम समाप्त हों तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम प्रयोग कर सकते हैं, और इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, जल्दी से नोट करें इसे कृपया, तब तक हम अगला देखते हैं। ये सीक्वेंस वाले थे। अब इसके बाद देखेंगे जब कोई भूतकाल में दो कार्य एक घटना के बाद दूसरी घटना हो तो भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो भूतकाल में अगला हम देखेंगे, भूतकाल में दो घटनाओं के लिए, यानी दो घटनाएं जो अकर्ड हों उनके लिए भी पास्ट इंडेफिनिट का हम प्रयोग करेंगे। शार्ट में लिख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट इज यूज्ड
हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, when the queen entered the hall, comma, the audience clapped. सीधा सीधा छोटे में कर दे रहा है, when the queen entered the hall clapped, या फिर when PM मोदी entered the hall, ऑडियंस, यानी वहाँ पे जो है और ऑडियंस sang नेशनल एंथम। थोड़ा अपने से जो भी जोड़े, कहने का मतलब यहाँ इधर पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट हम लिख सकते हैं, इधर भी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हम कर सकते हैं। जब भूतकाल में दो घटनाएं एक साथ हों, घटित हों, तो कर सकते हैं। ये हुए। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं, इसे मिटाते हैं, नोट करें। अनरियल पास्ट के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस is used to express unreal past। ये अनरियल पास्ट के लिए हम जो है पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग कर सकते हैं। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भूतकाल के लिए भी हम आराम से कर सकते हैं। ये बात आप समझ रहे हैं, जो कि प्रेजेंट की स्थिति को दिखाता है। which shows present situation। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस अनरियल पास्ट को व्यक्त करता है, यानी यह अनरियल, अवास्तविक भूतकाल को व्यक्त करता है। देख सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हम अनरियल पास्ट को व्यक्त करने के लिए कैसे यूज करते हैं, ये संरचना देखेंगे। इसमें क्या होता है, आई विश, अब हो गया प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब सेकेंड। इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। आई विश या फिर आई विश या फिर इफ ओनली, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड। इस स्ट्रक्चर से हम बनाएंगे, अनरियल पास्ट को व्यक्त करते हैं। तो हम देखते हैं, आई विश, आई वेयर अ किंग, देख सकते हैं।
but I am not working. The meaning is present. या I wish, या कम कम उदाहरण देते हैं, if only I knew her। तो यहाँ इसकी हिंदी दिखते हैं, काश मैं राजा होता। ये हिंदी हो गया। अब काश मैं राजा होता, इस तरह से काश मैं उसको जानता, उसको जानता। आप देख रहे हैं यहाँ पे, बट आई डोंट नो हर। द मीनिंग इज प्रेजेंट। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे मीनिंग प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिचुएशन को व्यक्त करता है। पास्ट टेंस का प्रयोग हम प्रेजेंट सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए आई विश के साथ या इफ ओनली के साथ इस तरह से हिंदी वर्जन को फ्रेम करने के लिए कर सकते हैं। जल्दी से नोट करें, जल्दी से। वीडियो छोटा हो ही नहीं पाता है, और चूंकि टेंस एक बार समझ में आ गया अगर बढ़िया से, तो बाकी तो सब समझ में आ जाएगा। और ये भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर CTUR स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर जो ये है, इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस MV सेकेंड। यह स्ट्रक्चर भी अनरियल पास्ट को व्यक्त करता है। बहुत टेढ़ा है, देखेंगे। इट इज टाइम वी वेंट होम। अब ये देखेंगे, यह हमारे घर जाने का समय है। ये ट्रांसलेशन इसका है, नोट करेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब कि इट इज टाइम फॉर अस टू गो होम। ये इन्फिनेटिव के द्वारा आप देख सकते हैं, यह हमारे घर जाने का समय है। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें, एक ठो और देख लेते हैं। इट इज हाई टाइम वी लेफ्ट। देख रहे हैं MV सेकेंड, यहाँ भी देख रहे हैं MV सेकेंड। अब इसका अर्थ है इट इज हाई टाइम वी लेफ्ट, यह हमारे जाने का यानी छोड़ने का, लीव करने का, यह हमारे जाने का उचित समय है। इस तरह से, यानी इट इज प्रॉपर टाइम फॉर अस टू लीव। ये इसका अर्थ हुआ।
तो ये स्ट्रक्चर जो आपने देखा ये भी महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो इसे आप नोट करें। और एक स्ट्रक्चर है हेड रैदर, हेड बेटर, वुड रैदर का। इसमें कर्ता जब दूसरे को काम कराने के लिए प्रेफरेंस देता है तो वुड रैदर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं हम वुड रैदर का प्रयोग, वुड रादर या फिर हेड रादर, इन दोनों को देखेंगे हम अगले स्ट्रक्चर में। तो देखते हैं जो भी हो, 7वां 8वां जो भी हो, ये जब कर्ता दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों को कार्य करने को प्रेफरेंस देता है, यानी महत्व देता है, तो हम वुड रादर का प्रयोग करते हैं। जैसे आई, आप ये देख रहे हैं आई वुड रादर, कंट्रैक्टेड फॉर्म है, इस तरह से लिखा जाता है, यानी आई वुड रादर, यानी ये इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म, आई वुड रादर यू वेंट ऑफिस। ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है ये होता है वुड रादर प्लस सब्जेक्ट, यानी वुड रादर प्लस सब्जेक्ट और प्लस एमवी सेकेंड। आप देख रहे हैं, यानी आई यानी सब्जेक्ट प्लस वुड रादर प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी सेकेंड। ये स्ट्रक्चर जो है, ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। जब कर्ता दूसरे को प्रेफरेंस देता है काम कराने के लिए, अच्छा होता, बल्कि मैं नहीं आप ऑफिस जाते। तो ये जो है ये है ए स्ट्रक्चर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है। और जब कर्ता दूसरे को प्रेफरेंस देता है तो इसका प्रयोग करते हैं। अब ये जो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है, ये प्रेजेंट टाइम को व्यक्त करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखा आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वेरियस यूजेस, किस प्रकार से हमने इनका प्रयोग किया वाक्य में, आपको शायद अच्छा लगा होगा। और ये जानकारी का विषय, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं ताकि दूसरी वीडियो आप तक पहुंचे। वीडियो थोड़ा लेट करके जा रही है, उसके लिए मुझे बहुत खेद है, इसलिए कि तबीयत ठीक नहीं है। तो जब ठीक हो रही है तो ज़रूर एक वीडियो बना के दे रहा हूँ। और फिर से एक बार मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ आपसे कि इसको चैनल को ज़रूर से ज़रूर प्रमोट करें, ये आप ही के हाथ में है। धन्यवाद।